गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 6 संसार पुस्तक है ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ये संसार क्या है? पुस्तक है। पुस्तक की क्या होती है? पुस्तक वो है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हम नई नई बातों की हमें जानकारी मिलती है। पुस्तक शिक्षा का सबसे सरल माध्यम है। जो कुछ भी हम सीखते हैं मौखिक रूप से हम अपने माता पिता, अपने मित्रों से, अपने अध्यापकों से सीखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पुस्तकों से जानकारी मिलती है। पुस्तकों की से मिली जानकारी से ही हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। तो ये हमने कुछ नए शब्द लिखे हुए हैं, आप इसको देखिए। इरादा, विज्ञान, हड्डियाँ, खर, भालू, रोड़ा। ये ओ की मात्रा है, ला पर लगा हुआ है। मैं फिर से आपको लिख करके बता दे रही हूँ। ला पर बड़ा ऊ की मात्रा है, ड़ा पर ओ की मात्रा नहीं है। ये ला पर बड़ा ऊ की मात्रा है। तो ये हो गया 6-1 हो गया रोड़ा। यहाँ मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं। इरादा, संकल्प, खत, पत्र, बालू, रेत, विज्ञान, साइंस, रोड़ा, ईंट या पत्थर का बड़ा ढीला, हड्डियाँ, हड्डियाँ को अस्थियाँ कहते हैं। आपकी पुस्तक में बहुत बड़ा मीनिंग दिया हुआ है। मनुष्य और पशुओं के शरीर के अंदर होने वाली कड़ी वस्तु जिसके द्वारा मनुष्य खड़ा होता है। हमारे शरीर में हड्डियां हैं तो ही हम हर काम कर सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, हम चल सकते हैं। अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक मांस का लोथड़ा बन जाएंगे। जहाँ जैसे एक कोई मिट्टी का बहुत बड़ा ढेला होता है, गीला करने पर एक जहाँ भी हम उसको रखते हैं वहाँ वो वैसे ही रहता है। तो वैसे अगर हमारे शरीर में अस्थियां ना होती तो हम चल फिर नहीं सकते थे, हम कोई काम नहीं कर सकते थे। हमारा शरीर भी मिट्टी के ढेले के समान एक जगह पड़ा रहता। तो अस्थियों का हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्व है। तो हड्डियां का अर्थ होता है अस्थियां। ये इस पुस्तक के लेखक, इस पाठ के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसको इन्होंने अंग्रेजी में पुस्तक लिखी थी, जिसको हिंदी में अनुवाद किया है प्रेमचंद जी ने। लेखक के बारे में आपके पुस्तक में दिया हुआ है, आप उसमें से देख करके लिख लीजिएगा। अब प्रश्न देखिए, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक लड़का किताब में ग्लोब का तस्वीर देख रहा है। अनुमान लगाओ कि बच्चा किस विषय की पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चा हमारे विचार से या बच्चा सामाजिक शास्त्र की पुस्तक को पढ़ रहा है। सामाजिक शास्त्र किसको कहते हैं? जिसमें भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र 3 विषय एक पुस्तक में ही रहते हैं, उसको हम कहते हैं सामाजिक शास्त्र। तो सामाजिक शास्त्र में भूगोल भी आता है। भूगोल क्योंकि नक्शा का ग्लोब का चित्र दिया हुआ है कि ये भूगोल में आता है, इसलिए ये भूगोल जो है ये सामाजिक शास्त्र में आता है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि बच्चा सामाजिक शास्त्र की पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पुस्तक पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो अगर हम हमारे जीवन को सफल और सुखमय बनाता है। कैसे सुखमय बनाता है? जब हम पढ़ लिख करके कुछ अच्छा बनते हैं या कि अच्छी जगह नौकरी करते हैं तो हमें धन की प्राप्ति होती है, वेतन के रूप में धन की प्राप्ति होती है। और उस धन के द्वारा या उस वेतन के द्वारा हम अपने परिवार का, अपने घर का, स्वयं का भी अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पुस्तक पढ़ना इसीलिए जरूरी है। और ज्ञान पुस्तक द्वारा
जो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमारी अपनी एक संपत्ति के रूप में होती है। इसको कोई भी नहीं चुरा सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। अगर इसको कोई चोर कहे चाहे कि हम इसकी विद्या रूपी धन को हम चुरा लें, तो इसे कोई नहीं चुरा सकता। आपके पास जो ये विद्या रूपी धन जो होता है ये अचल होती है, ये हमारे मस्तिष्क में हमें ज्ञान के रूप में हमें हमारे अंदर रहती है। और जो संपत्ति जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी, अगर हम इसको लॉकर में रखते हैं, तिजोरी, लॉकर का अर्थ होता है तिजोरी, अगर हम तिजोरी में रखते हैं तो चोर उसको चुरा सकता है। लेकिन विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसको चाह कर भी कोई भी इसे चुरा नहीं सकता है। ये हमारे जीवन भर हमारे साथ रहती है, और जैसे जैसे हम पुस्तकों को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और हमारा जीवन सफल और सुखमय बनता है। हम अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम दूसरों को भी शिक्षा दे सकते हैं, दूसरों को भी बात समझा सकते हैं, कह सकते हैं, उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अब देखिए, सुनिए, बोलिए, तुम किस किस के द्वारा ज्ञान अर्जन करते हो, मतलब किसके किसके द्वारा तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें पुस्तक के द्वारा, अखबार के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, जिसको आप लोग इंग्लिश में मैगजीन बोलते हैं, पत्रिकाओं के द्वारा, दूरदर्शन, रेडियो और पुस्तकालयों के द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय किसे कहते हैं? पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ पर पुस्तकों का भंडार होता है, जहाँ पर लोग जाकर पुस्तकें अपने नाम से वहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष से पुस्तक लेकर के पढ़ता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है और उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष को वापस कर देता है। पुस्तकालय भी दो प्रकार के होते हैं। एक पुस्तकालय वो होता है जो सरकारी होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, और एक पुस्तकालय वो होता है जिसमें आपको कुछ फीस के तौर पर पैसा जमा करना पड़ता है, मासिक फीस देनी पड़ती है, और उस फीस के देने पर ही आप अपनी मनचाही पुस्तक जब चाहें तब आप पुस्तकालय अध्यक्ष से लेकर के पढ़ सकते हैं। उनकी अनुमति से आप घर भी ले जा सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें ज्ञान किससे किससे प्राप्त होता है? पुस्तक से, अखबार से, पत्रिकाओं से, दूरदर्शन, रेडियो और पुस्तकालय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कौन है और क्यों? मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र पुस्तक है। पुस्तक है क्यों? क्योंकि पुस्तक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपने घर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों, अपने परिवार, सबका हम अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, अच्छी नौकरी कर सकते हैं, और अच्छी जगह नौकरी करने पर हमें अच्छा वेतन मिल सकता है, और जिससे हम अपना जीवन सफल और सुखमय बना सकते हैं। और जो ये पुस्तक के द्वारा जो मिला ज्ञान, जो हमारा सच्चा मित्र है, वो कोई भी इसको ना हमसे कोई छीन सकता है, ना ही कोई हमारे ज्ञान को अलग कर सकता है। कुछ पुस्तकों के नाम बताओ और उनमें से तुम्हारी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है और क्यों? निर्मला, दो चिड़िया, सेवा सदन, बीजक, मधुशाला आदि ये पसंदीदा पुस्तकें हैं, और मेरी सबसे पसंदीदा पुस्तक निर्मला है। इसको श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़े ही अच्छे विचारों के साथ लिखा है, इसलिए हमें ये पुस्तक पसंद है। दुनिया की शुरुआत को समझाते हुए कुछ कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? दुनिया की शुरुआत। दुनिया की शुरुआत मैंने आपको आदिमानव का पहले भी बताया है। आदिमानव किस में, जब मनुष्य को कुछ भी ज्ञान नहीं था, वो जंगली जानवरों की तरह ही चलता था, वैसे ही खाता था, पेड़ों पर रहता था, रहने के लिए उसके पास मकान नहीं था, वो कभी भी घर में नहीं रहता, वह पेड़ों पर रहता था, पेड़ के पत्तों से ही वो अपने शरीर को ढकता था। जो भी पेड़ पौधों पर फल वगैरह उगते थे उसी को खाकर ही अपना जीवन
व्यतीत करता था। जैसे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे उसमें ज्ञान का विकास हुआ, और फिर धीरे धीरे उसने पहले कच्चा मांस खाता था क्योंकि उसको आग का ज्ञान नहीं था, और एक दिन अचानक पत्थर से रगड़ने पर चिंगारी, ये पत्थर को पत्थर के टकराने से एक चिंगारी आ गई थी, और चिंगारी के पास पड़ा हुआ मांस कच्चा जो था वो भून गया था। उसको खाने पर उस मानव को बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तब से उसने मांस को भूनकर खाना शुरू किया। तो इस तरह उसे धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आग का ज्ञान हुआ, फिर धीरे धीरे उसको जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया वैसे कपड़े बुनना, घर में रहना, परिवार के साथ रहना, तो इस तरह उसे रहना आ गया। तो पहली शुरुआत में आदमी को रहने के लिए कोई घर नहीं था, जंगलों को ही आवास बनाया। कपड़े कैसा बनाना है उसको पता नहीं था, केवल पत्तों को ही पहन लिया। पत्थर की सहायता से आग बनाकर खाना पकाना शुरू किया। तो इसके पहले वह कच्चा मांस ही खाता था। धीरे धीरे आदमी सभ्यता सीखकर अपने जीवन में उसने परिवर्तन लाया, जैसे कि घर बनाना। जब घर बना करके या एक झुंड में रहने लगे तो उन्होंने थोड़ा अपनी बुद्धि से या अपनी सोच से कुछ इस घेराव कर लिया, और धीरे धीरे वो घर बना। एक एक करके घर बनते बनते गांव बना, गांव से शहर बना, और आज ये हमारा नगर, हमारा सिटी, हमारा शहर विकसित हुआ। तो जैसे कि घर बनाकर गांव, नगर या शहरों में बसना, खाना पकाना, कपड़ा बुनना, खाने की चीज़ों को पैदा करना आदि उसने सीख लिया। अब देखिए, पढ़िए, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। लेखक ने पहाड़, पेड़ पौधों, पत्थर, नदियों, चट्टानों को प्रकृति के अक्षर कहा है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे, पहाड़, पत्थर, नदियाँ, चट्टाने, ये सब, इन सब से भी हमें एक सीख मिलती है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ जो है उसको कितनी भी तूफान आंधी आए लेकिन उसको डिगा नहीं सकता, उसको हिला नहीं सकता। उससे मानव को ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने दृढ़ संकल्प हमें होना चाहिए। कितना भी हमको सब लोग हमारी सोच को आगे बढ़ने, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे विचारों को डगमगाने की कोशिश करें, हमारे संकल्प को हमें अपने संकल्प से हटाने की कोशिश करें, लेकिन हमें पर्वत के समान अडिग रहना चाहिए। हमें अपने इरादों को कभी भी अपने इरादों से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये सीख हमको किससे मिलती है? पहाड़ से, समुद्र से। समुद्र जो है वो निरंतर बहता रहता है, नदी निरंतर बहती रहती है। अब नदी को लीजिए, नदी जो है वो हमेशा अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वो दूसरों की प्यास बुझाती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी परोपकारी होना चाहिए। नदी, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे भी हमको अपना फल, पेड़ नहीं खाता है, वो हमें खिलाता है, मानव को खिलाता है। जीव जंतु उसे खाते हैं, वो अपना फल स्वयं नहीं खाता। तो उससे भी हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। तो प्रकृति के अक्षर जो हैं, यानी पहाड़, पेड़ पौधों, पत्थर, नदियों, चट्टानों को इसलिए प्रकृति के अक्षर कहा गया है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती सुनसान थी, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। इसके पीछे भी बहुत एक इतिहास है कि इस सृष्टि का रचना कैसे हुई, इसके पीछे भी इतिहास है। और ये आप जब क्लास में जब आएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ईड़ा और ईला नाम के दो प्राणी थे, उन्हीं के मिलन से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती एकदम सुनसान थी। धरती पर कोई भी जानदार चीज नहीं थी। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा अपनी इस कहानी के द्वारा हमें यह बताता है कि वह भी एक चट्टान का टुकड़ा, खुरदुरा, और उसमें भी किनारे और कोने थे।
पत्थर कैसा होता है, कोई नुकीला होता है, कोई गहरा होता है, कहीं पे उथला रहता है, कभी कैसा, तो उसका एक शेप नहीं रहता, चिकना नहीं होता। रोड़ा कैसा होता है, खुरदरा होता है। तो चट्टान का टुकड़ा खुरदरा था और उसमें भी किनारे कोने थे। जब किसी पहाड़ के दामन में पड़ा तो वह पानी आया, तो वहाँ पानी आया और उसे बहाकर घाटी तक ले गया। जब पहाड़ से पानी आया तो उस रोड़े को वह बहाकर घाटी तक ले गया। पानी के तेज बहाव में वह रोड़ा घाटी तक आया और वहाँ से वह बहता हुआ पहाड़ी नाले में, पहाड़ी ने क्या किया, उसे नाले में बह गया वो रोड़ा। दरिया की पेंदे में लौटते लौटते इसके किनारे घिस गए और चिकना चमकदार रोड़ा बन गया। अब देखिए, लिखिए में देखिए, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम बताइए। दुनिया का पुराना हाल कई वर्षों से रहे पहाड़ों, समुद्र, सितारों, नदियों, घने जंगल और जानवरों की हड्डियों से जाना जाता है। उदाहरणतः जानवरों की अस्थियाँ, खुदाई में मिले हथियार, मूर्तियाँ आदि। वो चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? जब वही रोड़ा और आगे ले जाता तो धीरे धीरे घिसा उसका आकार इतना सूक्ष्म हो जाता कि वह एक रेत यानी बालू, जिसको इंग्लिश में आप सेंड बोलते हैं, SAND, उसका रूप धारण कर लेता और दरिया के किनारे वो भी अपने मित्रों के साथ वहीं पर रुक जाता। तो देखिए, रोड़ा चट्टान का एक खुरदरा और नुकीला टुकड़ा है। कई धक्के खाने के बाद एक रोड़ा का रूप धारण करता है। वह कैसे तट का एक टुकड़ा अगर पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, फिर पानी आया उसे बहाकर घाटी तक ले गया, वह लुढ़कता लुढ़कता एक छोटी सी घाटी में गिरा, फिर वहाँ से पहाड़ी नाले में धकेलने के बाद वह दरिया पहुँचता है। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद इसका खुरदरापन चला जाता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है तो उसका खुरदरापन धीरे धीरे खत्म होने लग पड़ता है, तो वह चिकना और चमकीला हो जाता है। अगर दरिया इससे और भी आगे ले जाए तो वह कंकड़ का रूप लेकर छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। देखिए, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया, पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी ने बताया कि पाठ के आधार पर नेहरू जी ने हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया की शुरुआत इस प्रकार हुई होगी। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। समय अनुसार धीरे धीरे बदलता गया। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की। उस युग में पत्थरों का क्या क्या बनाया होगा। जब मनुष्य को आग का ज्ञान हुआ, उन्होंने देखा कि पत्थर को पत्थर से रगड़ने से आग होती है। फिर उन्होंने पत्थरों को घिस घिस करके हथियार बनाने शुरू कर दिए, औजारों के रूप में बनाना शुरू किया। जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार बनाए। फिर उन्होंने घिस घिस कर बर्तन का रूप दिया और किसी चीज़ को काटने के लिए पत्थर को नुकीला और तेज बनाकर चाकू के रूप में किया। अब शब्द भंडार देखिए, इसमें दिए हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। सिर्फ का अर्थ होता है केवल। रमेश के पास सिर्फ 10 रुपए हैं। खूब यानी बहुत, खाना बहुत स्वादिष्ट था इसलिए मैंने खूब खा लिया। हाल, परिस्थिति, मोहन का हाल बहुत बुरा है। टापू, चट्टान, इंग्लैंड केवल छोटा सा टापू है। रोड़ा, पत्थर का टुकड़ा। सड़क बनाते समय रोड़ों का प्रयोग करते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति देखिए, इसमें दिया हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और लिखित प्रश्न में जितना मैंने आपको बताया, देखिए नए शब्द लिखिएगा, शब्दार्थ लिखिएगा और लेखक के बारे में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है उसको लिखिएगा। और लिखित प्रश्न में आप लोग प्रश्न नंबर 2 और 3 ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। 2 और 3 ये 2 क्वेश्चन करने हैं। प्रशंसा अभिव्यक्ति देखिए, इस पाठ में सुंदर भाव अभिव्यक्ति केवल 5 वाक्यों में लिखो और बताओ उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा।
भाषा की बात, इस बीच पर वह दरिया में लड़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? ढकेलना, गिरना, खिसकना। हाँ, लुढ़कना और खिसकना में थोड़ी सी समानता है। लुढ़कना और खिसकना। लुढ़कना यानी थोड़ा सा खिसक जाना, धकेलना माने पुश करना, धक्का देना, उसको धकेलना बोलते हैं। गिरना, ऊपर से नीचे गिरना। लेकिन लुढ़कना का अर्थ होता है थोड़ा सा आगे खिसकना। तो इसमें हमें समानता दिखाई देती है। लुढ़कना, पहाड़ से पत्थर लुढ़कता है। वाक्य बनाना है, गिरना, पेड़ से फल गिरता है। ढकेलना, एक चीज को हाथों के बल ढकेला जाता है। एक खिसकना, एक जगह से दूसरी जगह धीरे धीरे वस्तु का खिसकना। चमकीला, रोड़ा, यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने से बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और उनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। पत्थर प्लस इला, पत्थर प्लस इला यानी रा पर बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे तो री बन जाएगा, उसमें ला पर आ की मात्रा लगा दोगे तो ला हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पथरीला। रस, रस का हो जाएगा रसीला। काटा, काटीला। जहर, जहरीला। अब इसमें संज्ञा शब्द जोड़ना है तो पथरीला सड़क, कटीला झाड़ी, जहरीला सांप। हाँ, सड़क, आम, झाड़ी, सांप, ये संज्ञा शब्द है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे से बहुत सी बातें पूछा करती हो। हाँ, ये दिया हुआ है। इसमें इस वाक्य में दो वाक्यों को मिलाकर बना है। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बना है। जब तुम मेरे साथ रहती हो, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। जब तुम मेरे साथ रहती, एक वाक्य है, और तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती, ये दो वाक्य हो गया। तो ये दो वाक्यों को मिलाकर, यह वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर बनाए। इन वाक्यों, दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो कर रहे हैं। यानी जब पहले लगा है तो बाद में। तुम मेरे साथ रहती हो, ये एक वाक्य, उसमें जब पहले लगा हुआ है। तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। तो जब और तो ये दो शब्द हैं जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो जो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय के एक प्रकार हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। ये दिया हुआ है, आपको लिख लीजिएगा। अब आगे देखिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ? पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, भाव बता सकता हूँ, सही। इस तरह के पाठ पढ़कर समझ सकता हूँ, सही। पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिख सकता हूँ, सही। पाठ के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ, सही। इस पाठ के आधार पर संसार की उद्भव की कहानी लिख सकता हूँ। व्याकरणांश ये दिया हुआ है, व्याकरण के पूरा, इसी को देख करके आप लोग अपनी पुस्तक में पूरा इसको फिल कर लीजिएगा। यहाँ तक आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। पेज नंबर 50 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। धन्यवाद।